नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों को कल नोटिफिकेशन पता चल गया होगा। लगभग 500 पदों पर वैकेंसी आई है और ये शुरुआती रुझान है। आगे चल करके 1000+ सीटें होने वाली हैं। अब पहली बार आयोग के इतिहास में ऐसा होगा कि 4 डिजिट में जो है टोटल वैकेंसीज आएगी। तो आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है वो किसी भी स्तर पर कहीं चूक ना होने पाए, इसके लिए मेक आईएएस की तरफ से आप लोगों को एक प्रोग्राम लाया गया है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है मिशन अभ्यास। दोस्तों, इस मिशन अभ्यास के बारे में बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई है कि प्रारंभिक परीक्षा की कैसे तैयारी करें। अब बचे जो दिन हैं इसमें कैसे अपने आप को तैयार करें कि किसी भी दशा में ऐसा ना हो कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी हमारा ना निकले। तो ऐसा कुछ रणनीति बताइए, ऐसा कुछ तरीका बताइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमने भी कई बार प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर किया है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इवन 152 नंबर तक आया हुआ है, 152 के आसपास। तो एक प्रभावी रणनीति जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम पूरी तरह से आप लोगों से जुड़ेंगे, डिस्कस करेंगे और जितना भी फैक्चुअल नॉलेज होगा, जितना भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगा, इजी, मॉडरेट, टफ, इन तीनों लेवल के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, इस सब पे ऐसे बातों से चीजें नहीं हो पाएंगी, बल्कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जब करेंगे तो वहां पे सारी बात मैं आपसे डिलीवर कर पाऊंगा। तो ये मिशन अभ्यास उसी की एक कड़ी है और इसमें आप लोग देखेंगे कि मिशन अभ्यास में यूपीपीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए है। और इसमें आप एक चीज देखिए कि ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है। इस प्रोग्राम को दोस्तों यकीन मानिए कि यदि आपने इस प्रोग्राम को ज्यादा नहीं 70% भी फॉलो कर लिया तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा कोई नहीं रोक सकता है। इवन अगर मेरिट 100 क्वेश्चन जाएगी तो आपके जो नंबर होंगे वो 110-12 क्वेश्चन के होंगे, 110-12 क्वेश्चन का नंबर आएगा। तो ये उस प्रोग्राम को हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टोटल 110 टेस्ट हैं। 110 टेस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि 10 करंट अफेयर टेस्ट इसमें है, 85 मिनी टेस्ट है। इन 85 मिनी टेस्ट यानी इसमें एक टेस्ट में 75 क्वेश्चन आपको मिलेगा और इस 75 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही में आप देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट इशू एक बहुत बड़ा रहता है। अगर इजी पेपर आ जाता है तब तो फिर 2 घंटे में पेपर हो जाता है, मॉडरेट को भी आप कर लेते हैं। बट अगर हम 2025 और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखें तो 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि पीवाईक्यू से रिलेटेड थे, बट उसकी जो स्ट्रक्चरिंग की गई थी, क्वेश्चन बनाने की जो स्ट्रक्चरिंग थी वो क्या थी, उसमें थोड़ा फंसाने की कोशिश किया गया था। बहुत सारे क्रोनोलॉजी को सेट करने वाले क्वेश्चन आए थे। तो क्रोनोलॉजी सेट करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे फैक्चुअल चीजें हैं, कौन सा डेट पे कौन सी चीजें हुई हैं, तो उसको क्रोनोलॉजी में सेट करना पड़ता है। ऐसे में एक स्थिति आप देखेंगे कि दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है और आप जो पेपर 2-3 राउंड में करते हैं वो पेपर एक ही राउंड में हो पाता है और गलतियां होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये गलतियां आपसे ना हो, इसलिए फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोगों के लिए रखा गया है। टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके, सारे सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। एकदम जो है वो यूपीपीसीएस आयोग जो पेपर लेता है उसके समतुल्य इसको, उसके इक्विवेलेंट रखने की कोशिश की गई है। इसमें आपको डायरेक्ट पीवाईक्यूज के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये फुल लेंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 240 डेज का ये वैलिडिटी है आपके पास। आप इसको अन्य एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत ज्यादा फी नहीं, बहुत नॉमिनल फी रखा गया है, 1499 रुपया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर हम इसके टोटल 110 टेस्ट हैं, 10 करेंट अफेयर हैं, बेहतरीन तरीके से इसको कर लेंगे। 85 मिनी टेस्ट हैं और इसमें एक मिनी टेस्ट में 75 क्वेश्चन है,
जो अभी हमने टेस्ट नंबर 2 और 1 को पूरा डिस्कस कराया है, आज तीसरा टेस्ट कराएंगे और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। इसलिए दोस्तों बिना देर किए मेक.आई.एस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां से इस कोर्स को आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि अब इस बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। और जिन लोगों की प्रारंभिक परीक्षा अभी तक एक बार भी नहीं निकली है, प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं किया है, उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा अब प्रीलिम्स की तरफ आप लोग थोड़ा अपना झुकाव शुरू कर दीजिए। 2 घंटा ही दीजिए, लेकिन प्रीलिम्स की तरफ देना शुरू करिए समय अपना, क्योंकि बाद के टाइम में तो सब पढ़ते हैं, कंपटीशन तो आप जानते ही हैं, बताना है नहीं कि अंतिम में कंपटीशन जो है इस प्रीलिम्स में कितना बढ़ जाता है और प्रेशर भी आपके पास। तो चलिए इसी क्रम में हमने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 का पूरा डिस्कशन मिशन अभ्यास का करवा दिया था। आज टेस्ट नंबर 3 है, तो इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है। आज पहला सवाल नागरिकता से दिखाई दे रहा है, यानी नागरिकता वगैरह को इसमें कवर किया गया होगा, फंडामेंटल राइट तक गया होगा। तो देखते हैं इसमें 75 क्वेश्चन में कहां तक सवाल पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता नागरिकों के आपसी संबंधों को दर्शाती है। नागरिकों को देश की संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। अब मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि जैसे ये सवाल 2 स्टेटमेंट आ गया, अब ये कहोगे कि आप किसी मानक बुक यानी लक्ष्मीकांत वगैरह को पढ़े हो या अपना नोट्स पढ़े हो या घटना चक्र पढ़े हो, कोई भी बुक पढ़े हो, अब कहोगे यार मैंने तो ये सवाल पढ़ा नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप पढ़ के जाओगे सवाल वहीं से आएगा, लेकिन जो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि स्टेटमेंट के सवाल जब भी पूछे जाएं और अगर आपको लगे, अगर आपको कहीं डाउट नहीं हो रहा है, तब तक आप उसको पॉजिटिव ही मान के चलिएगा। क्या करिएगा? सकारात्मक तौर पे ही मान के चलिएगा। तो नागरिकता नागरिकों के आपसी संबंधों को दर्शाती है, बिल्कुल आपसी संबंधों को दर्शाती है। नागरिकों को देश की संस्कृति प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। हमारा प्रियम्बल ही नागरिकों यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया को ही सोर्स मानता है। हम ही लोगों से सत्ता बनती है, हम ही लोगों से सत्ता बिगड़ती है और हम ही लोगों का संसाधन पर उत्तराधिकार होता है, हम ही लोगों का संसाधन पर जो है नियंत्रण होता है। ठीक है, उसी संसाधन को समान रूप से सभी में वितरित किया जाए, एक संस्था के रूप में हम सरकार को चुनते हैं, एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था का हम सभी नागरिक पालन करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको इसमें सही हैं और सही ही पूछा है, इस पे भी हमने आपसे बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। और इंग्लिश वाले अगर देख ले तो सिटीजनशिप रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप एमंग द सिटीजन्स एंड सिटीजन आर कंसिडर हायर्स एंड ट्रस्टी ऑफ द कंट्रीज कल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उत्तराधिकार माने जाते हैं, बिल्कुल अभी इस पर डिस्कशन हो गया। तो आप लोग भी जो है बोथ 1 और 2 पर जाइएगा। सेकेंड सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में रूस के क्रांतिकारियों ने दिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1789 में रूस में क्रांति नहीं हुई थी, बल्कि ये क्रांति कहां हुई थी? ये क्रांति आपकी हुई थी, ये क्रांति आपकी हुई थी फ्रांस में। ये कहां क्रांति हुई थी दोस्तों? ये क्रांति हुई थी फ्रांस में। और फ्रांस की क्रांति से बंधुता, समानता जैसे शब्द जो है हमारे प्रियम्बल में भी दिखाई देते हैं। तो लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा 1789 में फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो ये पहले नंबर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राष्ट्र राज्यों की सीमाएं साझा इतिहास और अनोखी संस्कृति का प्रतीक हैं। द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल स्टेट आर सिंबल ऑफ शेयर हिस्ट्री एंड यूनिक कल्चर। बिल्कुल यूनिक कल्चर हमारे यहां दिखाई देता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और ये स्टेटमेंट पूरी तरह से जो है सही है। ठीक है, और सही कथन ही पूछा है। तो सी आपका एक सी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकता के संबंध में सत्य है? हमने आपसे बताया था कि
क्वेश्चन को पढ़ने की आदत जो है वो आप अच्छे से डालो, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, थोड़ा धैर्य के साथ स्टेटमेंट पढ़ा करो। ये नहीं कि ऊपर से पढ़ा और जो वो टेल वर्ड हैं, पुछल्ले शब्द जो लास्ट में हैं, इनको आप छोड़ करके और सीधा ऑप्शन पे आ जाते हो और बाद में पता चलता है कि जो सही पूछा है वो आप नहीं वाला मार के आ गए, जो नहीं पूछा है वो सही वाला मार के आ गए हैं। तो ऐसे में आता हुआ सवाल भी दोस्तों आपसे गलत हो जाता है। बार बार मैं इस बात पे फोकस करता रहूंगा कि आप लोग एक आदत तो इस पूरे मिशन में मैं आप लोगों को एक आदत तो जरूर डलवा दूंगा कि क्वेश्चन पेपर धैर्य के साथ पढ़ना है, बहुत हड़बड़ी के साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हड़बड़ी के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपका उत्तर गलत होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 6 to 10 आर रिलेटेड टू इंडियन सिटीजनशिप। तो आपको पता होगा कि पार्ट 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की चर्चा है। कहां तक है? आर्टिकल जो है वो 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक है। और ये किस चैप्टर में पड़ता है? तो ये चैप्टर 2 है, ठीक है, नागरिकता का प्रावधान चैप्टर 2 में रखा गया है, भाग जो है 2 में रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? गलत हो गया। नागरिकता अधिनियम 1965 भारतीय नागरिकता की शर्तों को रेखांकित करती है। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि नागरिकता का प्रावधान तो किया गया है पार्ट 2 में और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, बट अभी तक का जो मामला आप देखेंगे, जो नागरिकता दी जाती है वो नागरिकता का जो नागरिक अधिनियम 1965 नहीं बल्कि 1955 के माध्यम से दी जाती है। ये नागरिक अधिनियम 1955 है, समय समय पे इस पे संशोधन होते रहे हैं। तो ये 1955 में जो है अधिनियम, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को नागरिकता मौजूदा हालत की जो है वो 5 आधार पे मिली हुई है, ठीक है। अभी वो सवाल आगे मिलेगा तो अपन देख लेंगे। संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के 6 तरीके, 6 नहीं दोस्तों 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। और इन 5 तरीकों में आप देखिएगा तो एक तो है आपके जन्म के आधार पे, ठीक है, बाय बर्थ हो गया। दूसरा जो है पंजीकरण के आधार पर यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पे, ठीक है। तीसरा जो है वो वंश के आधार पे है कि आपके इंसेस्टर, आपके माता पिता वगैरह सब यहीं रहे हैं, तो उनके रहने की वजह से आपका जन्म अगर हिंदुस्तान भारत में होता है तो आप अपने आप हो गए। फिर उसके बाद देशीकरण यानी किसी भूभाग को अगर वो ले लिया जाए तो उसकी वजह से है। प्लस अगर कोई क्षेत्र का समावेशन अलग से किया जा रहा है तो वहां के जो नागरिक होंगे उनका कर दिया जाता। तो ये 4-5 ग्राउंड हैं। इन 5 ग्राउंड में नागरिकता आपको दी जाती है, सिटीजनशिप मिलता है हिंदुस्तान में। तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक से संबंधित है। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि पार्ट 3 में जो है, पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, उसमें जो धर्म से रिलेटेड राइट की बात हुई है वो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 है। और 26 जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के आधार पे किया गया है, ठीक है। तो आप भाषाई अल्पसंख्यक के लिए केवल 26 है, ठीक है, 26 है। तो यहां पर अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अगर इसको केवल धार्मिक से लेंगे या इसको भाषाई अल्पसंख्यक से लेंगे तो आपका ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टाइपिंग में मिस्टेक है, वो देख लेंगे अपन सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टीएच मार्शल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकार को किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। सामाजिक अधिकार शिक्षा, रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करने के इस प्रकार नागरिकों का सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान से एक बार और स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार इस बात को बोलता हूं। अब जैसे मान लो टीएच मार्शल जी का है, टीएच मार्शल जी ने ये बात बोली है, मुझे भी नहीं पता है,
मान लो मुझे इसका उत्तर नहीं पता, इसका आंसर नहीं पता है, बट मैंने आपसे एक बार 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 ये अनुरोध किया है, जब तक डाउट ना हो, जब तक कहीं ऐसी कोई बात का डाउट ना हो, स्टेटमेंट नकारात्मक यानी निगेटिव वे का ना दिखाई दे, तब तक अपन क्या मान के चलेंगे कि स्टेटमेंट सही है। देखिए, सब कुछ पढ़ करके आप जाएंगे और वहां पेपर करके चले आएंगे, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन एक स्किल डेवलप कर लेंगे पीटी में भी आप आंसर सही आंसर तक पहुंचने की, तो हम लोगों की तरह एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एक पीटी का कोई जो है समस्या नहीं आपको रह जाएगा। तो नागरिक अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करते हैं, राजनीतिक नागरिकों के शासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों स्टेटमेंट में आपको बताओ, आप बताओ कहीं कुछ नकारात्मक चीज दिखाई दे रही है? कोई निगेटिव वे, ठीक है, सिविल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल इंपावरमेंट की बात कर रहा है, सोशल राइट को इंश्योर कर रहा है, कहीं कोई निगेटिव बात आ रही है? नहीं आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, कथन में तीनों का तीनों कथन क्या मान के चलेंगे, तीनों स्टेटमेंट अपन राइट मान करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द इंडियन टेरिटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। दोस्तों, आप जब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 2 कैटेगरी नहीं है बल्कि 3 कैटेगरी है। एक तो संघ का क्षेत्र, एक राज्य और उसका संघ शासित क्षेत्र है, साथ में तीसरा जो ऐसा भूभाग जो भारत में भविष्य में कभी समावेशित किया जाए या बचा हुआ रेस्ट पार्ट है, वो भी, जैसे कहीं कोई टापू है जिसका कोई राज्य में समावेशन नहीं है और हमें सौंपा गया, और वो जो है टापू अपन सबको मिला, तो वो भी क्या इंडिया का पार्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो तीसरा क्षेत्र इसी रूप में रखा गया है, इसलिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है। 5वीं 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किया गया है। देखेंगे, The 5th and 6th schedule contain the special provision for the administration of the schedule and tribe area within the state। तो आपको हमने बताया था कि 12 अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची है। जब संविधान को लागू किया गया तब 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 शेड्यूल थी। उसके बाद 4 शेड्यूल और जोड़े गए हैं। एग्जाम में आयोग इन्हीं 4 शेड्यूल से सवाल पूछ देता है। नवा शेड्यूल जो कि आपका फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो है नवा वाला जोड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद 10वां जो है दल बदल एंटी डिफेक्शन ला, एंटी डिफेक्शन ला 10वां था, वो जोड़ा गया 85 के आसपास में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 52 के, फिर 11 है, 12 है, 73, 74 संविधान, तो ये 4 जोड़े गए हैं। बट 12 अनुसूची के अंदर आप ये देखेंगे कि कंफ्यूजन कहां होता है? 2 और 3 में। 2 और 3 पिछली वीडियो में आप जाएंगे तो उसमें बहुत क्लियर मैंने बताया है कि दूसरे में पहले वेतन और भत्ते माननीय लोग लेते हैं, उसके बाद तीसरे में शपथ ग्रहण करते हैं। इसी तरह 5वें में पूरी एरिया जो शेड्यूल एरिया है उसके शासन प्रशासन से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है, स्पेशल प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और जो 6 शेड्यूल है, 6ठा अनुसूची है, उसमें अगर आप देखेंगे तो AMTM यानी असम, मेघालय AMTM, यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मान लीजिए कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है, तो ये वाला पूरा एरिया असम है, फिर इसके नीचे मेघालय, इसके नीचे त्रिपुरा और सबसे नीचे क्या है? तो ये एक लाइन, एक पैटर्न पे आप देखेंगे कि ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र आपको ऐसे देखेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ आप जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे यही चारों राज्य हैं। ये चारों राज्यों के जो प्रोविजन किए गए हैं वो आपके 6 शेड्यूल में किए गए हैं, 6ठी अनुसूची में किए गए। तो अपन इसको पूरा
पढ़ लेंगे कि पांचवी छठी अनुसूचियों में किया गया है और बिल्कुल बात सही है। और कौन सा सही है तो दोस्तों कौन सही नहीं है, फिर देखिए जल्दीबाजी के चक्कर में काम नहीं करना। सही नहीं पूछा है तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका जो है वो सही नहीं है और दूसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और आर क्या है कि आपको इसके बारे में भी मैं एक आदत डलवाते जा रहा हूं कि एसर्शन और रीजन वाले जब भी आपके सवाल आए और आपको डाउट ना हो, किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, तब तक आप उसको क्या मान के चलिएगा, तब तक आप उसको पॉजिटिव ही मान के चलिएगा। क्या मान के चलिएगा, पॉजिटिव ही, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन करा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें यह है कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे। अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। बिल्कुल आपको पता होगा कि एक है आर्टिकल 2 और एक है आर्टिकल 3। ये आर्टिकल 2 जो है वो क्या करता है कि जो वर्तमान में भारत का पूरा राज्य है उसके अलावा सपोज दैट जैसे कि लाहौर पे अपना कब्जा हो गया तो लाहौर को क्या करेंगे, लाहौर को एक स्टेट के रूप में हिंदुस्तान में शामिल कर लेंगे। लेकिन ये किस आर्टिकल के थ्रू होगा, ये अंडर आर्टिकल 2 आएगा, यानी नए राज्यों को प्रवेश कराया जाए, नए भूभाग को भारत में लिया जाए। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 ये बोलता है कि मान लीजिए कि कोई बड़ा राज्य है, उस राज्य में से 2-3 और राज्य छोटे छोटे काट के, जैसे अपना यूपी का बाइफर्केशन किया गया और उसके बाद झारखंड का बिहार से अलग होना, तो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से अलग होना, तो इसको क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से या फिर बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज होते हैं, तो जियोग्राफिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से राज्यों को अलग किया। तो ये नए राज्यों का नामकरण हो, जैसे कि केरला का नाम केरलम कर दिया गया, केरला का नाम अभी केरलम, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू आएगा, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। और तेलंगाना नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से काट के, वो भी आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। और ये जो भी काम होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट में सवाल पूछ सकता है कि ये जो होगा क्या ये विशेष बहुमत से होगा, नहीं, ये स्पेशल बहुमत से नहीं होता है, ये साधारण बहुमत से पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो नए राज्यों को प्रवेश करा सकती है और आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों का नामकरण कर सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूजन होता है, जहां जहां कंफ्यूजन का जो मामला आएगा सब मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, बस ध्यान से आप उसको सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य भारत के संघ में, ठीक है, भारत के संघ में यूनियन ऑफ इंडिया बाय लॉ, ठीक है, एडमिट कर रहा है कौन, पार्लियामेंट। और आर्टिकल 2 रिलेटेड टू द एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, अभी हमने आपको बताया है। तो दोनों स्टेटमेंट में कहीं कोई निगेटिव बात नहीं दिखाई दे रही है, इस वजह से अपन सब मान के चलेंगे कि व्याख्या ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यानी करेक्टली इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत जल का सेवन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। भारत सरकार ने दूसरे भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, दूसरे भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। दोस्तों जब देश आजाद हुआ तो आपको पता होगा कि पहले ब्रिटिश रूल था और भारत का जो भूभाग था वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली भाषा थी, अलग अलग कल्चर था, तो उसको एक एकीकरण तो कर लिया गया। ठीक है, सरदार पटेल जी और मेनन जी की भूमिका से भारत का एकीकरण तो हो गया, बट वो जो वैचारिक मतभेद है, जो वैचारिक मतभेद है कि हमारा कल्चर अलग है, हमारे लैंग्वेज अलग है, हमारा मतलब प्रैक्टिसेस अलग हैं हर चीज की, तो उसकी वजह से ये समस्या आने लगी कि भाई हमारे राज्य का नामकरण
कैसे होगा, हमारा राज्य कैसे बनेगा, तो उसी सब बातों को लेकर के बहुत बार ये समस्या उठी आजादी के तुरंत बाद कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, क्या भाषा लैंग्वेज के आधार पर, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, हिंदी है, भोजपुरी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो क्या इन भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होगा। सबसे पहले इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले धर कमेटी बनती है, धर कमेटी बनती है, एसके धर कमेटी बनती है। ये आपकी बनती है कब दोस्तों, एसके धर कमेटी बनती है आपकी दोस्तों जून 1948 में, ठीक है, जून 1948 में। कब बनती है दोस्तों, जून 1948 में एसके धर कमेटी बनती है, और ये कमेटी कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसकी बात से संतुष्ट न होते हुए फिर से दिसंबर 1948 में एक और कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी का नाम है JVP। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी, ठीक है, और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं और जवाहरलाल नेहरू। इन तीन लोगों को मिलाकर के एक कमेटी गठित की जाती है जिसका नाम लोक प्रचलन में JVP कमेटी रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी और आपके पट्टाभी सीतारमैया। ये कमेटी भी रिकमेंडेशन देती है कि भाषाई आधार पर क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो दूसरे भाषाई प्रांत का जो बात है वो दिसंबर में, अभी हमने आपको बताया कि दिसंबर में गठित हुई थी, तो दिसंबर 1948 में आयोग नियुक्त किया गया था। इसके अलावा यही हम आपको बता दें कि फिर से भाषा के आधार पे तीसरी कमेटी आती है, वो फजल अली कमेटी बनती है, वो 1953 में बनती है दोस्तों। इनका नाम है फजल अली कमेटी बनती है, और ये कमेटी क्या कहती है, फजल अली कमेटी 1953 में बनती है। इसके दो और मेंबर होते हैं, इसका नाम है दो और मेंबर होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू और एक हैं अपने, क्या नाम है उनका, हृदयनाथ कुंजरू, और एक का नाम मैं मिस कर रहा हूं, अभी मुझे याद आ जाएगा वो फटाक से। फजल अली 1953 में ये कमेटी बनती है दोस्तों। तो ये कमेटी भी क्या रिकमेंड करती है कि भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं, मतलब बनाया तो जा सकता है, लेकिन कोई हर राज्य भाषा के आधार पर बने ये जरूरी नहीं है। यानी एक राज्य एक भाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होना चाहिए। और इसी के रिकमेंडेशन के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आता है 1955-56 में, और वो उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाता है। दरअसल इस समय ये कमेटी जब बनी थी तो आंध्र प्रदेश के राजा राजू करके उनका नाम था, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था और बहुत लंबे समय से हंगर स्ट्राइक पे थे, तो उनकी वजह से फर्स्ट जो भाषाई आधार पर राज्य, ये भी सवाल पूछता है कौन बना था, तो वो बना था आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश आपका बना था फर्स्ट भाषाई आधार पर राज्य। उसके बाद बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ, उसमें एक आधार लिया गया, क्योंकि ये फजल अली आयोग ने ये बोला था कि भाषा को आप एक आधार ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भाषा के ही आधार पे सारे राज्यों का गठन किया जाए। तो ठीक है, हाँ वो याद है, KM पडिक्कर, अभी अचानक याद है, KM पडिक्कर साहब थे और फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, और हृदयनाथ कुंजरू, KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। कभी कभी दिमाग ही है, रोबोट और कंप्यूटर नहीं है, हो जाता है। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1967 में
पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा के राज्य में रूप स्थापित किया गया। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि राज्यों के बनने का जो क्रम है, उनका जो वर्ष है, ईयर है, वो बार बार पूछता रहा है। तो ये 1967 में पंजाब से अलग होकर के ये जो है हरियाणा नहीं बना था, बल्कि 1966 में हुआ था, 1966 में बनाया गया था। ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1966 में बनाया गया था हरियाणा को पंजाब वगैरह से होकर के। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हुआ, गलत हो गया। शाह आयोग की सिफारिश पर भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। एक शाह आयोग कमेटी इसके बाद ही बनाई गई थी और उसने ये बोला था कि भाई करना है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन का चयन कीजिए। 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। बिल्कुल, बॉम्बे को गुजरात और ये वाला जो प्रेसिडेंसी था उसमें से अलग किया गया था। ये वर्ष जो 1960 दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल राइट है। गोवा, दमन और दीव पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में अधिकृत। आपको पता होगा कि आजादी के बाद भी कुछ समय तक गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डचों, इन लोगों का अधिकार रहा है। तो इसको बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था। गुजरात भारतीय संघ का 16वां राज्य था। 16वां राज्य नहीं दोस्तों, गुजरात जो है वो भारतीय इसी से अलग हुआ था। तो ये 15वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। 15वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और असत्य ही पूछा है तो सी आपका यहीं पे एक आंसर मिल जाएगा। और इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है कि 1987 में दमन एंड दीव वेयर मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल बात सही है कि 1987 में दीव और दमन को एक अलग से यूनियन टेरिटरी और अभी इन दोनों को मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है फिर से। तो ये भी जो है स्टेटमेंट सही है और नहीं पूछा था तो आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश है अपना, उसका नाम 1950 से पहले संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत का ही पहला बार नाम परिवर्तित किया गया था 1950 में। पहला महाराष्ट्र नहीं बल्कि संयुक्त प्रांत था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। ये 70th नंबर पे नहीं था बल्कि 69th में हुआ था। 69th अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। हालांकि 17वां संविधान संशोधन भी इसी से रिलेटेड है, दिल्ली से ही, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी का जो पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड ये संविधान संशोधन 70 था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो 70th नहीं था दोस्तों, वो 69th नंबर पे हुआ था। 69वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और पूछा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट केवल 2 इसमें ही है। आगे चलते हैं। फजल अली आयोग, अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि फजल अली आयोग के सदस्यों में 3 सदस्य थे। वो ये देखिए एम पडिक्कर साहब थे और हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ये कमेटी कब बनती है, ये कमेटी बनती है 1953 में और ये रिकमेंडेशन देती है कि भाषा जो है वो एक मानक हो सकता है, वो एक आधार हो सकता है, वो एक बेस हो सकता है, लेकिन भाषा के आधार पे ही सारे राज्यों का गठन हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कमेटी इस बात की ओर इंडिकेट करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो आप देख लीजिएगा कि एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जी हैं इसमें। हालांकि ये जो है एस.के. धर साहब इसमें नहीं थे। हमने बताया कि 1948 में ही धर कमेटी बनी थी। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन मान लीजिए कि आपका एस.के. धर साहब नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है नहीं पूछा है, तो एक बार देख लीजिएगा इसका ऑप्शन। ये क्वेश्चन टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट हो गया है,
लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना बता दें कि ये 3 सदस्यीय कमेटी थी। फजल अली आयोग, एम पडिक्कर साहब थे और ये जो है एचएन कुंजरू साहब थे। ठीक है, ये 3 लोगों का ये कमेटी था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था जहां ब्रिटिश का शासन नहीं था। सिक्किम में ब्रिटिश का शासन 1947 में नहीं था, शाही राज्य तो था, लेकिन यहां पर एक जो है चोंग्यान वंश था। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वंश था, लेकिन यह है कि 1947 तक सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। सवाल सिक्किम से जो रिलेटेड पूछा जाता है वो ये है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975 ये सिक्किम से रिलेटेड हैं, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि सिक्किम को मान्यता दी गई थी 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 2 अमेंडमेंट है जो इससे रिलेटेड है। बाकी ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा देता है। देखिए, संबद्ध राज्य का मतलब यहां पर है एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल ये बात, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द न्यू स्टेट इन द ईयर ऑफ 2000। आप लोगों को पता होगा कि यहां पर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जो है 2000 में ही फॉर्मेशन हुआ था। इनकी डेट भी है, जैसे 9 अक्टूबर को उत्तराखंड बना था, झारखंड 11 को बना था और छत्तीसगढ़ शायद 1 या 2 को बना था। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये मतलब तीनों के तीनों 2000 में ही बने थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। और पूछा क्या है, कौन सा सही है, तो मतलब आपका एक स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 आपका सही है। ठीक है, अब चलते हैं भारत के संघराज्य क्षेत्र के क्षेत्र सीमा या नाम आदि के संदर्भ में यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचारों या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यदि वह चाहे तो अपने विशेष बहुमत से। ये दोस्तों आप गलतियां पकड़ पाए होंगे कि ये जैसे ही स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, और जब भी मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो गलतियां अपने आप आपको पता चल जाएंगी। जैसा कि हमने बताया था, अभी चर्चा किया था कि जो दूसरा और तीसरा आर्टिकल आपको कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश हो या नए राज्यों का फॉर्मेशन हो, उन सब में साधारण बहुमत का संसद अपने प्रयोग करती है, और वो अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की पावर देता है संसद को, उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये विशेष बहुमत नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर मतलब जो रीजन है वो हमें गलत मिल गया। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ए जो है स्टेटमेंट सही है, ए सही है, और लेकिन आर जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो सी विल बी योर राइट आंसर। एक बार पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र के सीमा का नाम के संदर्भ में यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी राज्य से का नाम बदलना हो या राज्य से किसी अन्य राज्य का फॉर्मेशन करना हो तो ऐसे में राज्य विधानमंडल जो होगी वहां की, उससे अनुमति लिया जाता है। एक प्रोसेस है, लेकिन इस अनुमति को राष्ट्रपति अथवा संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो नहीं भी देंगे तब भी वो काम करेगा। मतलब एक तरह से ये हो गया कि पूछा भर जाता है। हम आपसे पूछ लिए और आपका हाँ ना में जवाब आए, कोई मतलब नहीं है, हम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये देखिए,
ऐसा नहीं। विदेशी लोगों को राजनीतिक अधिकार कैसे प्राप्त हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 2 अपने आप में ही गलत दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 भारतीय पूर्ण सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। फुल मेंबरशिप होता है। इंडियन स्टेट एंजॉय द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। तो आप ये मान के चलिए कि पहला स्टेटमेंट सही है और करेक्ट ही पूछा है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिक बनने के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, एक व्यक्ति जो मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो। एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभजित, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वेर द बॉट अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो। ठीक है, संविधान लागू होने के 10 वर्ष अपने प्रवसन की तिथि से उसे सामान्यतः भारत में निवास किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब दोस्तों आपके सामने आए तो आपको फर्स्ट वाला जैसे पढ़ रहे हैं, इसमें मतलब ये व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी विभाजित हो, पैदा हुए, इसमें आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। संविधान अपने प्रवसन की तिथि से असामान्यतः भारत में निवास करे, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट को आप सही मान के चलो। जैसे ही आपको कोई डेटा फैक्ट आपके स्टेटमेंट में दिखाई ना, थोड़ी देर के लिए रोको और थोड़ा सोचो कि आजादी के 10 वर्ष पूर्व भारत में रह रहे हो। ऐसा स्टेटमेंट देख करके ही लग रहा है कि बहुत ब्लंडर है। ये 10 वर्ष नहीं है, मात्र 6 मंथ्स अपने पंजीकरण से 6 मंथ पहले से ही रह रहे हो, तो एक डेट ये वाली जो निर्धारित की गई है ये डेट सही है, लेकिन ये 6 मंथ है, तो आपका जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के बारे में अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, नागरिक अधिनियम 1955। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो है आपका 1955 इसी के अंतर्गत किया गया है और बहुत बार जो है इसमें परिवर्तन किया गया है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है और आज जो नागरिकता हम भारतीयों को मिली हुई है वो इसी के अंडर में मिली हुई है। हालांकि जो पार्ट 2 में सिटीजनशिप है उसका इन्फोर्समेंट उतना नहीं दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसी अधिनियम के तहत हम लोग को मिला है। नागरिक अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें रखता है। ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया है, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पर और भूभाग का क्षेत्र का अगर अर्जन किया जाता है, ये 5 ग्राउंड हैं। इन 5 ग्राउंड के आधार पे मिलता है। अनुच्छेद 9 नागरिक के अर्जन और समाप्ति के विषय में संसद में आप ये देखिएगा कि आर्टिकल 5 से लेके 11 में 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 आर्टिकल मेरे हिसाब से 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 9 जो ये कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक, कोई इंडियन सिटीजन किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता, इंडिया की जो नागरिकता है वो स्वतः जो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। स्वतः क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अगर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, आर्टिकल 9 ये बात कहता है। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, 11 क्या कहता है, वो ये कहता है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में, यानी आर्टिकल 9 इंपावर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, वो उसको क्या कर सकती है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम आप बना। अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यदि मामला नागरिकता से हो, यदि मामला नागरिकता का हो तो क्या राष्ट्रपति को ये अधिकार है, क्या प्रधानमंत्री को ये अधिकार है, क्या ये विधानमंडल जहां पे जिस राज्य में वो व्यक्ति रह रहा है उस राज्य के विधानमंडल का ये राइट होगा? तो ये सभी स्टेटमेंट आपके गलत होंगे और आप यही मान के चलेंगे, यही मारेंगे हमेशा कि संसद को ये राइट दिया गया है। और ये अंडर आर्टिकल किसके आता है, अंडर आर्टिकल आता है 11 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 11। ठीक है,
उसके अलावा आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ही आर्टिकल बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है और ये दोनों हमने आपको बता दिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, और सही पूछा है इसलिए ए विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि इसमें दिया है आर्टिकल, थोड़ा सा ऐसे इसलिए बना दिया गया है ताकि मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर का मूड ही खराब हो और वो चाहता ही है कि नहीं हमको सिटीजनशिप भी पढ़ाना है एक एक आर्टिकल, तो उसके लिए ये सवाल बना दिया गया है। अभी हमने आपको आर्टिकल 11 की चर्चा किया है। आर्टिकल 11 क्या है? संसद को कानून बनाकर नागरिकता के नियमन करने का ये राइट देता है। तो यहां से ये सीधे तौर पे मैच कर गया। और एक आर्टिकल और है कि नागरिकता अधिकार की निरंतरता जो है वो आपकी किस में आती है? वो आर्टिकल 10 में आती है। इसके अलावा पाकिस्तान से जो लोग आए रहते हैं वो आर्टिकल 6 में जाते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो नागरिक पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आते हैं वो कहाँ है? आपका आर्टिकल 7 में चला जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, इसी से ही दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, हाँ ये वाला बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार भारत के नागरिक के रूप में निम्न में से किस एक अयोग्यता के आधार पर पंजीकृत नहीं कर सकती है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 10 वर्ष नहीं है दोस्तों, ये 7 वर्ष है, ठीक है। ये 7 वर्ष भारत में रहा हो, 7 वर्ष भारत में रहा हो, ये डी ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। 7 ईयर होना चाहिए, 10 ईयर नहीं, 7 ईयर, ठीक है। फिर चलते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक बालिग एवं नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है। ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई और उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं छोटे, तो उसको मान लीजिए सीमा हैदर भाग के आ गई, अब उनको नागरिकता मिल गई, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्या वो पाकिस्तानी कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी नागरिक हो जाएंगे स्वतः तरीके से, कहाँ के? भारत के हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। यदि कोई नागरिक अपनी नागरिकता स्वैच्छिक त्याग से की घोषणा तब करे जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को स्वीकृत नहीं कर सकती है। हाँ, ऐसा होता है कि जब युद्ध रत्न हो और कुछ लोग जो है जैसे नहीं रहना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि भाई क्योंकि सबको अपनी जान बचाने का राइट है, अगर कुछ लोग नहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, स्टेटमेंट नंबर 2 आपका राइट है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 1 वर्ष की कैद हुई हो। ये 1 वर्ष की कैद नहीं है दोस्तों, ये आपको स्पष्ट रूप से मेंशन मिल जाएगा, ये 2 वर्ष की कैद है। जो नागरिकता अधिनियम बना हुआ है उसमें आप देखिएगा तो इसमें 2 वर्ष की बात कही गई है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आपका 1 और 3 जो होगा वो राइट हो जाएगा। सही पूछा है यानी राइट ही करेक्ट आंसर पूछा गया है, तो ओनली 1 and 3 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं, भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो ये दोस्तों एमएल सिंघवी 2000 में, वर्ष 2000 में ये कमेटी गठित की गई थी। विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा में जब आईओसी इंडियन ओरिजिन का जो लोग होते हैं उन लोगों के जो अलग अलग प्रकार की नागरिकता है उसमें जो है करने के लिए एमएल सिंघवी साहब कमेटी गठित की गई थी। ये भी याद रखिएगा और 2000 वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 2000 में किया गया था, तो इसमें एमएल सिंघवी को याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वभौमिक नागरिकता सामान्यतः प्रवासन शरणार्थियों और राज्य विहीन लोगों के संदर्भ में प्रयुक्त अवधारणा है। वैश्विक नागरिकता वैश्विक स्तर पर अधिकारों और उत्तरदायित्वों की मान्यता को धारण करती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट तो लग नहीं रहा है। संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से नागरिकता के लिए उपबंध थे
अधिवास के आधार पर पाकिस्तान से आए तथा वहां गए व्यक्तियों के लिए आर्टिकल है, इसमें मेंशन किया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए तीनों ही स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, तीनों ही स्टेटमेंट। डोमिसाइल जो है, पर्सन माइग्रेट किया है जो पाकिस्तान से, वो भी हैं, और साथ में इंडियन जो रेजिडिंग है अब्रॉड के एरिया के हैं वो भी हैं। तो आप डी ऑप्शन की तरफ जाइएगा, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। फिर चलते हैं, अधिवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिवास किसी देश की नागरिकता के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। भारत के संविधान में इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। स्थायी आवास तथा वहां अनिश्चित काल के लिए रहने का इरादा इसके दो प्रमुख तत्व हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा कि तीनों ही स्टेटमेंट जो है एक पॉजिटिव वे में लिखा गया है, और हम इसको तीनों ही स्टेटमेंट को सही मान के चलेंगे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूलभूत सुविधाएं एवं सुरक्षा है। अधिकार मूल रूप से एक व्यक्ति का अन्य साथियों, समाज और सरकार पर आधिपत्य का ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। इस दोनों में भी आपको स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी आप जो है बोथ करेक्ट मान के चलिएगा कि अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूलभूत सुविधाएं की सुरक्षा बिल्कुल गारंटी प्रोवाइड करता है। मूल रूप से एक व्यक्ति का अन्य साथियों, समाज की सरकार पर आधिपत्य। मैंने बार बार आप दोस्तों, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक निगेटिव फीलिंग ना आए किसी स्टेटमेंट को पढ़ के, तब तक आप उसे पॉजिटिव मान के चलिएगा। एक सकारात्मक सोच के साथ किसी एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे, यकीन मानिए कि 7-8 प्रश्न, उस एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपका 7-8 प्रश्न सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 7-8 प्रश्न की कीमत क्या होती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो आप लोग रख के चलिएगा। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर ले उसे नागरिक नहीं मिला, अभी हमने डिस्कस किया था, वो आता है अंडर आर्टिकल 9 के अंतर्गत। दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट बताया, सवाल देखिए आ गया, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11 क्या है। 11 क्या है कि संसद को राइट है हमारी नागरिकता को छीनने का, उससे नियम बनाने का, उसको देने का। सब राइट किसको मिला है, उसको अपने पार्लियामेंट को मिला है, पार्लियामेंट को मिला है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़े प्रभाव ब्रिटेन के संविधान से बिल्कुल नहीं है। आपको जब पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें आप पढ़ेंगे, तो जो मेजर पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया है। हालांकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय परंपरा है, वो आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, लेकिन उसमें भी मूलभूत लक्षण अगर आप देखिए तो चेंजेस आपको दिखाई देगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन अधिकार आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है। संविधान का दार्शनिक भाग क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। ये भी आप पिछले अगर लेक्चर में देखेंगे तो दार्शनिक का मतलब यहाँ पे जो फिलोसफिकल पार्ट की जो बात कर रहा है, वो फिलोसफिकल पार्ट जो है वो आपका है पार्ट थर्ड। ये कहाँ से लिया गया है, जो मैग्ना कार्टा है यूएसए का, वहां से फंडामेंटल राइट लिया गया है। और पार्ट 4 जो है वो कहाँ का है, वो आयरलैंड से है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, वो लिया गया है आपका डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तो ये इसका फिलोसफिकल पार्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और असत्य पूछा है, यानी केवल जो डी ऑप्शन रखा है ये ओनली 1 ये असत्य है। देख रहे हैं कितने, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो ही आपके 3-4 प्रश्न तो ऐसे ही 150 में बच जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन आ रही है और रीजन वाला ये सवाल है। बौद्ध धर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट आपको देख करके ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई भी निगेटिव बात बोली गई है। ठीक है,
ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1959 के द्वारा मेघालय एक स्वायत्त शासी राज्य यानी ऑटोनोमस स्टेट के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। 22वें संविधान संशोधन द्वारा ऑटोनोमस स्टेट के रूप में मेघालय को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ मेघालय एंड द अरुणाचल प्रदेश वेर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। ठीक है, ये मेघालय और अरुणाचल प्रदेश असम के क्षेत्र से पृथक किए गए थे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मेघालय असम से उसी का पार्ट था, उस वजह से पृथक किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमें गलत नजर आ रहा है। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मूलतः पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, ठीक है, NEFA, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम है। ये स्टेटमेंट मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रयोग होता रहा है। तो ये 3 और 1 ये आपका असत्य पूछा है, असत्य पूछा है, तो केवल 1 जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके द्वारा छीनी जा सकती है? अभी आपको बताया कि संसद के द्वारा अंडर आर्टिकल 11 के माध्यम से छीनी जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक? ये देखिए, जो रोजगार है, अपन सब जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, समानता की बात की गई है। 15 में आपका धर्म, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में आपका बोला गया है कि धर्म, लिंग, जाति या उसके समुदाय के साथ ग्राउंड के आधार पे उसको ऐसा नहीं होगा कि लोक नियोजन यानी जो भी पब्लिक चीज़ें हैं उसमें नौकरी वगैरह आती है, तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाएगा ऐसा कतई नहीं है। तो ये 16 में है और 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, डिग्री को एबोलिश किया गया है। तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है, रोजगार से है, तो अभी हमने बताया कि अंडर आर्टिकल किस में आ जाएगा, आर्टिकल 16 में आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इजी सवाल है। इसके अलावा मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। इन अधिकारों का तात्पर्य सामाजिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आपको पता होगा कि सामाजिक यानी सोशल नहीं है, ये पॉलिटिकल आदर्शों को, ठीक है, ये पॉलिटिकल आदर्शों को फुलफिल करते हैं, पॉलिटिकल आदर्शों को फुलफिल करते हैं, जबकि सामाजिक आधारों को DPSP फुलफिल करता है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये सीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं। ये असीमित नहीं होते हैं, वाद योग्य तो होते हैं लेकिन असीमित नहीं होते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये भी। और केवल ये व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के बीच संतुलन है। तो आप ये कह सकते हैं कि कौन सा सही है, तो आप ये बोल दीजिएगा कि केवल 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 3 और भाग 4 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, मैग्ना कार्टा पार्ट 3 को बोला जाता है, फंडामेंटल राइट को। पार्ट 4 DPSP को नहीं बोला जाता है। तो अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। पूरे विश्व में मूल अधिकारों के संबंध में सर्वाधिक विस्तृत विवरण हमारे संविधान से प्राप्त होता है। बहुत सारे देशों से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीजें समझी गई, तो उसके आधार पे जो है हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट जो कि आपका स्टेट को रिस्ट्रिक्शन देता है, स्टेट को थोड़ा कंट्रोल करता है आर्बिट्रेटरी पावर के लिए, मतलब स्वेच्छा के साथ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना कर सके। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट जो मिले हैं एक नैसर्गिक रूप से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो ठीक है, इसको हमारे राइट को बनाने के लिए तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेहतरीन तरीके से करता है। कुछ हद तक फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्शन भी मिलता है, कुछ हद तक इसको नागरिकों के लिए इसे पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। ठीक है,
अगर हम आपातकालीन स्थिति को छोड़ दें तो फंडामेंटल राइट एक मानव के जीवन की गरिमा का जो भी है वो प्रोटेक्शन करता है, मानवीय जीवन जीने के लिए उसे प्रेरित करता है। तो ये आप देख लीजिएगा, आपकी पार्ट 2 जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के संघराज्य क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तीनों ही स्टेटमेंट, द यूनियन टेरिटरी भी है, यूनियन टेरिटरी है, एक्वायर्ड टेरिटरी है, और ये जो स्टेट वगैरह हैं ये सब हैं। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था अंडर आर्टिकल अमेंडमेंट 35 के अंतर्गत 1974 में और 36 के अंतर्गत 36 में 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको, सिक्किम को दिया गया था, जिसके नवीनतम राज्य को जोड़ा गया, वो राज्य आपका क्या था, सिक्किम था। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजे जाने पर राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार के संबंध में संविधान मुख्य है, राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर राइट पूछा है, राइट ही पूछा है, तो यही बी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अंडर आर्टिकल 2 और 3 का कोई भी मैटर अगर आता है तो साधारण बहुमत से संसद करती है, और उसके लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से सी आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से अभिकथन ए और आर दूसरा कारण है। ठीक है, बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को अंतरिक करने के लिए संविधान में नवा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। संविधान में भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या अंतरित करने का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, दोनों में बातें सही हैं। ठीक है, 9th अमेंडमेंट इसी से रिलेटेड था, बेरुवाड़ी मामला जो था, और ये पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता था, जो बंगाल वाला क्षेत्र है, तो उससे रिलेटेड है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। भारत में संविधान में भारत अर्थात इंडिया के नाम पर एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, एक शुभ, भारत को और इंडिया दोनों आप लोगों को आर्टिकल 1 में ही मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों नाम है, कभी भी आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। भारत देश की एकता और अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इसका नाम इंडिया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इंडिया के नाम से ही किए जाते हैं, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कि जो भी आप देखेंगे वैश्विक पटल पर तो वहाँ भारत नहीं लिखा रहता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, पत्र वगैरह, उन सब में आपको इंडिया ही मिलेगा। अभी इस पे भारत और इंडिया को लेकर के बीच बीच में चलता रहता है विवाद, लेकिन दोनों नाम ही चूंकि आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है, और तो इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, अपने आप में सही हो जाएंगे। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना निम्नलिखित में से किसके तहत नागरिक और मौलिक अधिकार है। तो ये है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 में आपको मिली हुई है, 19(1) में, जिसमें प्रेस वगैरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो उसी में आपको जो है संविधान अनुच्छेद जो है 19(1) ही ये देता है कि हम अगर इंडियन नागरिक हैं अपने यहाँ, तो अपने घरों पर, अपनी जगहों पर जो है भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, लेकिन उसके सम्मान के प्रति जो है अपना ध्यान भी रखना चाहिए कि वो इस तरह से ना फहराया जाए या इस तरह की अवस्था में ना रखा जाए कि अपमानित सा महसूस हो। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये अंडर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 19 निम्नलिखित में से, ये एक एग्जाम में पूछा भी गया है, ये सवाल पूछा भी गया है कि जो अमेंडमेंट बिल 19 में आया था 2019 में, वो कब एक एक्ट के रूप में पारित हुआ है। तो इसकी दो डेट हैं। 11 दिसंबर को क्या है कि पूरी तरह से उसे क्या हुआ है, अधिनियम बना है, तो 11 दिसंबर को पारित किया गया था। ठीक है,
पारित किया गया था, पास किया गया था, ठीक है, और सिग्नेचर हुआ था उनका। उसके बाद 12 दिसंबर 2019 में, ये वाला जो सी ऑप्शन है, 12 दिसंबर 2019 में ये पूरी तरह से एक अधिनियम के रूप में परिणत हो गया, अधिनियम के रूप में। तो ये आपको डेट याद रखना दोनों, ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। मान लीजिए प्रायः उत्तर प्रदेश को विभाजित कर एक नए राज्य की स्थापना की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा की जाती रही है, जो कि संभव हो सकता है राज्य विधान के कानून द्वारा, राज्यपाल द्वारा, संवैधानिक औपचारिकता द्वारा। इन तीनों स्टेटमेंट में आपको संसद नहीं मिली तो आप सीधे तौर पे नन ऑफ एबव पे जाइएगा, नन ऑफ एबव मार करके आगे बढ़ जाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग बोला था? ठीक है, मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी में आलोचना हुई थी तो वो पार्ट 3 ही था, क्योंकि बहुत डिबेट के बाद जो है संविधान सभा ने इसको इस सिस्टम को, फंडामेंटल राइट का जो तरीका है, जो फंडामेंटल राइट जो मिला है, वो बहुत मोस्ट क्रिटिसाइज पार्ट के रूप में अगर माना जाता है तो वो आपका क्या है दोस्तों, पार्ट 3 ही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट ही है। इसके अलावा अगर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाग 3 व भाग 4 का मूल स्रोत उद्देशिका है। हम कई बार पढ़े भी हैं कि उसमें जस्टिस 3 प्रकार की है, फ्रीडम आपकी दे, लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। तो उन सबको अगर ध्यान में आप रखें, ठीक है, उन सबको अगर बात ध्यान में रखें तो भाग 3 और भाग 4 जो है वो स्रोत उद्देशिका यानी जो अपना प्रियम्बल है उसमें दिखाई देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भाग 3 व भाग 4 संविधान के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 एंड 4 जो है एम्बॉडी करते हैं क्या, आधारभूत सिद्धांतों को। व्यक्ति की गरिमा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतर्निहित आधारभूत सिद्धांत है, ये भी पार्ट आपका सही है। तो तीनों ही कथन जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसका लोप कर दिया गया है, हालांकि ये जो संबंधित था वो 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो ये 4 भाग में डिवाइड किया गया था संविधान के तहत भारतीय संघ और राज्यों को। इस 4 भाग में आप देखिएगा, 4 भाग में क्या क्या था। एक पहला भाग जो था वो संघ का क्षेत्र था, मतलब जो राज्य है अपने। उसके बाद दूसरे जो है राज्य यानी प्रांतीय स्तर का जो चीज है वो इसमें दिखाई देता है। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश वगैरह जो दिखाई देते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह दिखाई देते हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपका स्टेट हो गया, ये आपका सेंट्रल लेवल पे मतलब संघ राज्य के क्षेत्र में। और चौथा जो है वो वही वाली बात है कि जो भी भूमि इधर उधर से अर्जित कर दी जाए, नहीं सॉरी, चौथे वाले जो पार्ट में था वो स्पेशल रखा गया था अंडमान निकोबार को, ठीक है, अंडमान निकोबार को रखा गया था चौथे पार्ट में, स्पेशल इसी को रखा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 पार्ट में ही, हालांकि यही आपको बस ध्यान देना है कि इसको 4 पार्ट में रखा गया था, डिवीजन बहुत नहीं पूछने का चांसेस है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वर्ष 1972 में गठित नहीं हुआ? दरअसल 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों ही राज्य गठन हुआ था, लेकिन मिजोरम का नहीं हुआ था। मिजोरम का गठन कब हुआ है दोस्तों? 1987 में, 1987 में मिजोरम बना था। गोवा और अरुणाचल प्रदेश के साथ बना था 1987 में, ये याद रखिएगा। बाकी 1972 में आप देखिएगा तो ये मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा, ये तीनों बने थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगा कि जो भी राज्य फॉर्मेशन हुआ है उसको आप एक बार लिस्ट में देख लीजिएगा। जैसे सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है वो नागालैंड के बारे में पूछा जाता है। नागालैंड का स्थापना जो आप देखेंगे 1963 में पूछा गया है। 1963 में नागालैंड को, और इसको एक स्पेशल दर्जा भी दिया गया है
अंडर आर्टिकल 371 के ए में। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। 1963 में बना था ये नागालैंड। उसके अलावा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 72 में बने हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गोवा वगैरह को पूर्ण राज्य का, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 1987 के आसपास दिया गया है। तो ये जो डेट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ लीजिएगा। आजकल आयोग क्या करना है, क्रोनोलॉजी पे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। क्रोनोलॉजी पे जब सवाल पूछा जाता है तो अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तो उसको सेट कर पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं ये बोलूँगा कि सभी जो राज्य बने हुए हैं, कब कब कौन बने हैं, मान लीजिए आपसे नागालैंड, इधर से एक मेघालय उठा दिया, इधर से एक गोवा उठा दिया, इधर से मिजोरम, अब उनका कालक्रम पूछ दिया। अपना उत्तराखंड वगैरह जब बना है 2000 में बना है, तो वहां से अगर सवाल क्रोनोलॉजी सेट करने को दे दिया, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मेघालय पहले बना है या नागालैंड पहले बना है, तो वो क्वेश्चन आप सेट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से पढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सही सुमेलित कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। दोस्तों मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था और ये 2 जून 2014 को ही बना था। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो ये 14 नवंबर नहीं 15 नवंबर को बना था। उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर को बना था, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है सही कौन सा सही सुमेलित है, तो ये तेलंगाना वाला जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक है, नए राज्यों का गठन, ठीक है, बिल्कुल। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, नए राज्यों का प्रवेश। दोस्तों एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो बोला गया है वो आपके आर्टिकल 2 में बोला गया है, ठीक है, आर्टिकल 2 में बोला गया है, डिस्कस हो चुका है इस पे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार है। अरे इतना बड़ा अधिकार होगा तब तो रोज पता चला कि साउथ का, नॉर्थ का जो राज्य मन में नहीं आया, नहीं रहना है तो झोला झम्मड़ उठाया और निकल दिया। बिल्कुल नहीं है। और ये इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट जो बात बोली जाती है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि अविभाजित केंद्र का अविभाजित राज्य है, ठीक है। अविभाजित केंद्र विभाजित राज्यों का बना हुआ है कि मतलब राज्यों का तो विभाजन हो सकता है लेकिन सेंटर के लेवल पे आप क्या है, अलग नहीं हो सकते। सेंटर के लेवल पे क्या करोगे आप, ठीक है, सेंटर के लेवल पे क्या करोगे आप, नहीं कर सकते हो। ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। हाँ, ये इसे माना जाता है कि वकालत करना मतलब अब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अंडर आर्टिकल 19(1) में है तो कल से चिल्लाना शुरू कर दो कि हमको आजाद कर दो, हमारे राज्य को अलग कर दो। तो ये स्टेटमेंट आपको अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो ये सही स्टेटमेंट है और अपन, ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ केवल परमादेश जारी किया जा सकता है। भारत में सांसदों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं जबकि विधायकों को नहीं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल 361, कौन सा, 361 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि वो अपने पद पर हैं तो उस समय इनको अनेकों विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो इनके खिलाफ परमादेश जारी करना नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या होगा, गलत हो जाएगा। भारत में सांसदों को अनेक विशेषाधिकार, अब ये भी आर्टिकल आपके किसमें मिल जाएगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय मेनी प्रिविलेज, ठीक है, इनको जो प्रिविलेज मिला हुआ है वो किसमें मिला है, 105 में। 105
आर्टिकल 105 में प्रिविलेज मिला हुआ है पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनको, और स्टेट लेजिस्लेटर में भी आपको प्रिविलेज मिला हुआ है। ये आपका अंडर आर्टिकल 194 में मिला है, 194 में मिला हुआ है, ठीक है, 194 में मिला हुआ है ये स्टेट लेजिस्लेटर के जो भी मेंबर होते हैं उनको। इसके अलावा अगर हम बात करें 361A में, उसमें मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है, स्पष्ट रूप से किया गया है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा, और पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। और कौन सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपन जब पेपर करते जाएंगे, बहुत सारा टेस्ट जब कर लेंगे और टेस्ट करते जाएंगे, जब फुल लेंथ भी आएगा उसमें भी, तो आप देखिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, पार्ट हैं, ये सब मैं इतनी बार डिस्कस कर दूंगा कि क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। तो ये आर्टिकल कई बार आएंगे, ऐसे विशेषाधिकार वगैरह वाले आर्टिकल, तो वो अपन डिस्कस करते चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिषेध किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, ठीक है। उत्प्रेषण विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति के, निजी संस्था के खिलाफ प्रयोग होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि अंडर आर्टिकल 32 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट, जिसमें आपका हैबियस कॉर्पस है, दूसरा है मैंडमस है, तीसरा है सर्टियरी है, चौथा है प्रोहिबिशन है, और क्यू वारंटो है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति किसको मिली है, सुप्रीम कोर्ट को मिली है अंडर आर्टिकल 32। सेम यही पावर मिला है अंडर आर्टिकल 226 के अंतर्गत किसको मिला है, हाई कोर्ट को। किसको मिला है, हाई कोर्ट को मिला है दोस्तों। लेकिन अंडर आर्टिकल 32 और 226 में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट केवल इन रिटों को फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ही जारी कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट अपने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए फंडामेंटल राइट के अलावा और भी कोई लीगल राइट है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी क्या कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति का, किसी नागरिक का, किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट के अलावा किसी भी प्रकार का लीगल वायलेशन हो रहा है तो उसमें भी हाई कोर्ट, तो अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास किसी व्यक्ति के प्रोटेक्शन की, सिटीजन के प्रोटेक्शन की क्षमता ज्यादा है आर्टिकल 32 के कंपैरिजन यानी सुप्रीम कोर्ट के। तो बहरहाल 5 प्रकार की रिटें हैं, 5 प्रकार की रिटें आप जानते रहिएगा। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि सशरीर उपस्थित होना, यानी हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि कोई अगर एक व्यक्ति है, उसको मनमाने ढंग से डिटेन किया गया है यानी गिरफ्तार किया गया है, तो उसको उसके विरुद्ध जारी किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि क्या इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ये सही ढंग से गिरफ्तार किया गया है, समय पे इसको कानूनी सहायता प्रदान की गई है कि नहीं, क्या समय से ज्यादा इसको डिटेन कर लिया गया है। तो ये उसको सुरक्षा एक व्यक्ति को देता है, एक सिटीजन को देता है। इसी तरह मैंडमस है। मैंडमस क्या कहता है, परमादेश। परमादेश क्या होता है कि जो अगर लोक किसी भी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लोक अधिकारी, और वो अपने कार्य से मनाही कर रहा है तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है, मैंडमस जारी किया जाता है। इसके बाद प्रतिषेध और सर्टियरी, ये दोनों ही उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में, आपको सिंपल लैंग्वेज में यही समझना है कि जो प्रतिषेध है और जो अपना ये है प्रोहिबिशन है, ये दोनों उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को करता है। बेसिक अंतर है, प्रतिषेध ये करता है कि भाई तुम जो निचला न्यायालय है अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाके जो काम कर रहे हो तो उसको रोक देता है कि ये आपका न्याय क्षेत्र नहीं है, ठीक है, इस पे आपको कंट्रोल करता है, प्रतिषेध कर देता है, नाम ही से पता चल रहा होगा। सर्टियरी है जो उत्प्रेषण है, वो ये कहता है कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि जो ये जजमेंट है या जो काम आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो,
तो हमको इसकी कॉपी दो, वो मंगा सकता है, माने लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके जजमेंट को पलट सकता है। तो ये है आपकी उत्प्रेषण। उसके बाद क्यू वारंटो है। क्यू वारंटो है कि मान लीजिए मैं किसी पद को धारण किया हूं और उस पद किस हैसियत से धारण किया हूं, क्या हमारी अथॉरिटी बनती है, उसके लिए क्यू वारंटो जो है जारी किया जाता है। तो ये पांचों प्रकार के हैं। प्रतिषेध किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। ठीक है। उत्प्रेषण विधायिका, अभी हमने बताया उत्प्रेषण जो है ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों ही क्या है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक वगैरह सिस्टम के लिए जारी होते हैं। तो केवल वन स्टेटमेंट जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। पांचों रीट आप ध्यान से रखिएगा, ये दोनों आर्टिकल आप ध्यान से याद रखिएगा। मल्टीपल टाइम ये सवाल आयोग पूछ चुका है, तो इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसने सिफारिश दी थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बांटा जाना चाहिए? तो आप लोगों को पता होगा, पिछले हम लेक्चर में डिस्कस भी किए थे कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बी.एन. राव महोदय जो थे, बी.एन. राव महोदय जो थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। ठीक है, सलाहकार थे ये। इनका नाम कई बार पूछा गया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। तो ये जो बात कही गई है कि अधिकारों को, फंडामेंटल राइट का जो अधिकार हम लोग को दिया गया है, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, ये इनका कथन है, याद रखिएगा। फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा जब फजल अली आयोग अभी हमने डिस्कस किया है, तो उसमें जो राज्य बनाए गए थे उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। आप इसको याद रख लीजिएगा कि पहली बार जो है जब बना था 14, और अभी कितने हैं इसको भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? ठीक है, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, गोवा वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1987, अभी हमने इस पे चर्चा किया था, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, अगर आप मैपिंग वगैरह किए होंगे तो वो देखेंगे कि खंभात के खाड़ी में ही दीव और स्थापित है। और ठीक है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ठीक है, ये भी मान के चलते हैं। दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं था। दादर नगर हवेली पर किसका उपनिवेश था? वो था आपका पुर्तगालियों का। ठीक है, पुर्तगीज थे, पुर्तगालियों का इस पे शासन था। तो आप इसको याद रखिएगा, फ्रेंच नहीं था, यहाँ पे पुर्तगाली वगैरह थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत ही पूछा है और डी विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक 73 में किया गया। ठीक है, पहले मैसूर था, आप लोगों को पता होगा कि मैसूर को बाद में नाम इसका कर्नाटक रख दिया गया था। मैसूर में युद्ध भी हुआ है, 4 युद्ध हुए हैं मैसूर, आंग्लो मैसूर युद्ध आप जब देखेंगे। 1987 में गोवा, दमन और दीव को अलग किया गया, बिल्कुल अभी स्टेटमेंट हमने एक बार और इसको देखा था। हिमाचल प्रदेश को 56 में संघ और राज्य क्षेत्र बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश शुरुआती उसमें बना था राज्य में। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 67 के द्वारा बॉम्बे राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, अभी हमने डिस्कस किया था। इसको जो डिवाइड किया गया था वो 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो डी आप ऑप्शन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1946 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व, अभी डिस्कशन हुआ था इस मुद्दे पर कि ये 1946 में नहीं था, 1946 में नहीं था, ये आपका कहां पर था? 1948 में जून में बनाया गया था। ठीक है, जेवीपी कमिटी रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिक, बिल्कुल सही है, हमने बताया भी था। एस.के. धर हो या जेवीपी कमिटी हो, दोनों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या है, राज्यों के गठन को पूरी तरह से निराधार बताया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और नॉट करेक्ट पूछा है दोस्तों, नॉट करेक्ट पूछा है तो आपका 1 नंबर जो है वो नॉट करेक्ट है। बात समझ में आई? इसके बाद भारतीय नागरिकता का अंत लोप निम्नलिखित में से किस प्रकार से हो सकता है?
किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अभी आर्टिकल किस में बताया, दिमाग पे जोड़ दो, आर्टिकल 9 पे ये बात बताया था, नागरिकता त्यागने पर, सरकार द्वारा वंचित करने पर। ये 3 ग्राउंड है बेसिकली, ये 3 ग्राउंड, 5 ग्राउंड है नागरिकता अर्जित करने का, 3 ग्राउंड है नागरिकता के त्याग करने का। ये तीनों ग्राउंड, ठीक है, तीनों ग्राउंड है, उपयुक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में पाकिस्तान से संबंधित नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पाकिस्तान को भारत से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। अब यहां पर देखना है इंग्लिश वाला इसका वर्जन, सिटीजन राइट फ्रॉम सर्टेन, ठीक है, यहां देखा है, ये देखिएगा, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ये देखिए, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ये आपका किस में है? आर्टिकल 6 में है, आर्टिकल 6 में है, और ये जो है वो आर्टिकल आपका 7 में है। आप आर्टिकल जब ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताया, 9 है और 11 है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया विशेष राज्य का दर्जा अंडर आर्टिकल किसमें मिला हुआ है? 371 में। इसी में नागालैंड की चर्चा हमने किया था, ठीक है, मणिपुर सी में है, ठीक है, बिल्कुल, और तेलंगाना डी में है, गोवा आई में है, बिल्कुल। तो इसमें अपन देख लेंगे कि 371 में इंपॉर्टेंट एक तो ये हो गया नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड हो गया आपका, नागालैंड हो गया ए में। उसके बाद 371 में यहीं लगे हाथ देख लेते हैं, 371 बी में, बी में किसके लिए बात है? इसमें बात है असम की, ठीक है, 371 बी में क्या है? असम की बात की गई है। 371 में क्या है? मणिपुर की बात हो गई। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी की बात करें तो तेलंगाना और इसमें आंध्र प्रदेश की भी बात की गई है, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात की गई। डी के बाद आपका ई आता है, वो आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी विश्वविद्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश में, उससे रिलेटेड है 371 ई का इसमें वर्णन है। इसके अलावा अगर आप देखें ई के बाद एफ आएगा, एफ जो है 371 एफ, ये किससे रिलेटेड है? ये दोस्तों आपका सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम से रिलेटेड है, ये सिक्किम से रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सिक्किम से। 371 ई के एफ के बाद क्या जाएगा? जी, ये दोस्तों आपका मिजोरम से रिलेटेड है, ठीक है, मिजोरम से, मिजोरम से रिलेटेड है, ये आपका मिजोरम थे। 371 जी जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है। अब आता है एच, 371 एच किससे रिलेटेड है? 370 जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से है, अरुणाचल प्रदेश से है, इसको याद रखिएगा। और 370 आई जो है वो गोवा से रिलेटेड है। बात समझ में आई? तो अपन 371 के जितने भी ए से लेकर के आई तक के स्पेशल प्रोविजन दिया गया है स्टेट को, उनको एक बार जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैचिंग कराने को दे सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चारों युग्म सुमेलित हैं, बिल्कुल चारों युग्म सुमेलित रखे गए हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादातर स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव रखा जाएगा, क्योंकि जब आप निगेटिव पहले पढ़ लोगे तो दिमाग में बार बार वही जो है निगेटिव पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो राइट आंसर हो, जो पॉजिटिव आपके दिमाग में फैक्ट जाए, वो उसको पहले नंबर पे, क्योंकि दिमाग जब खाली रहता है तो उसमें निगेटिव पॉइंट पहले अगर डाल दो तो डाउट क्रिएट करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो हमने बताया कि जो आपके फंडामेंटल राइट है
उसका संरक्षक कौन माना जाता है? न्यायालय को माना जाता है आपका एक तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 मिला है हाई कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को मिला है अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो ये न्यायालय को माना जाता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो है वो क्या है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, आप ये अगर ये देखेंगे तो कुल मिला जुला करके 6 भाग में फंडामेंटल राइट को बांटा गया है। समानता का अधिकार 14 से लेकर के कहां तक मिलेगा? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको मिलेगा 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिलेगा आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, जिसमें बालात यानी फोर्सफुली जो लेबर है, बालात श्रम, और 24 में जो है बालकों को जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनका जो है श्रम लिया जाता है, उसको प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 3। इसके अलावा अगर चौथा आप देखें तो ये आपका है रिलीजन से रिलेटेड। ठीक है, रिलीजियस आपको वो मिला हुआ है, और ये है 25 से लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, उसके बाद अगर 5वें नंबर पे अगर आप बात करें तो इस पे माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल आपका 29 और 30 आपका ये दोनों इससे रिलेटेड है। इसके अलावा छठा जो है वो संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार रेमेडीज है आपका, वो आर्टिकल 32 में है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, वही पूछा हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, हमने बताया था, इस पे डिस्कशन हो चुका है। राज्य के कृत्यों के विरुद्ध राज्य के लिए नेगेटिव है, लेकिन अपने सिटीजन के लिए क्या है? ये पॉजिटिव है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, अगर हम हैं, हमको मौलिक फंडामेंटल राइट है, हमारा बच्चा होगा उसको भी फंडामेंटल राइट वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम भी सिटीजन हैं, और बच्चा भी जो पैदा होगा वो इंडिया का सिटीजन होगा, तो उसको भी फंडामेंटल राइट मिलेगा। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य, वाद योग्य रूप में रखा गया है। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है, कोर्ट में उसको डिस्कस किया जाता है, उसको इन्फोर्समेंट के लिए बात की जाती है, सिवाय नेशनल इमरजेंसी ना हो और आर्टिकल 358 और 359 ना प्रत्यायोजित किया गया हो। ठीक है, उस समय में अगर आप बात करेंगे तो कौन से कथन सही हैं दोस्तों? तो ये तीनों कथन आपके क्या होंगे? राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से किया जाता है। अभी हमने बताया था राइट बिल से किया जाता है। राइट देखिएगा यहाँ पे इंग्लिश में राइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बिल ऑफ राइट बोलते हैं, बिल ऑफ राइट बोलते हैं। ठीक है, बिल ऑफ राइट, और इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो बिल ऑफ राइट बोला जाता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। अपन इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जब न्यायपालिका सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध हो। निर्वाचित सरकार स्वतंत्रता की संरक्षण मानी जाती है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? आपके करेक्ट हैं। क्या है? शासन के किसी एक अंग द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दूसरे अंग द्वारा उसका विरोध शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। सेपरेशन ऑफ पावर आप जानते ही हैं कि लेजिस्लेटिव पे कंट्रोल कौन करता है? लेजिस्लेटिव किस पे कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूटिव पे करता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव और जो है आपकी जुडिशरी है उसका सेपरेशन अंडर आर्टिकल 50 के तहत किया गया है। तो सबका अपना निर्धारित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। किसी उदार लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोच्चता सुरक्षा शक्तियों के पृथक्करण द्वारा नियत होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इन दोनों स्टेटमेंट को सही मान के चलिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो ये कहा है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है कि ठीक है, अ प्लेस टू आवर पीपल एंड पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, ये शब्द आप रट लीजिएगा।
ये शब्द जो है वो कहा गया है किसके द्वारा? राधा कृष्णन जी द्वारा। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यह एक वैधानिक अधिकार है, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अलग किया गया। दोस्तों, जो अपना जो ये था राइट टू प्रॉपर्टी था, ये राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया है? ये किया गया है अंडर आर्टिकल 300A में ट्रांसफर किया गया है, और ये किया गया है 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत। ठीक है, जनता सरकार थी उस समय। 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत 300A में इसको रखा गया है, 300A में। लेकिन अभी अगर आप देखें 300A में है तो ये संवैधानिक अधिकार है, यानी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और यह एक वैधानिक अधिकार और लीगल राइट भी रखता है। तो स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के फंडामेंटल राइट के ई में इसको EF में रखा गया था, और यहां से सीधे हटा करके इसको किस में रख दिया गया है? अंडर आर्टिकल 300A में। तो ये जो है अब स्टेटमेंट ये भी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं है दोस्तों, ये आपको हमने बताया कि 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे अलग किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये चौथा स्टेटमेंट छोड़ करके बाकी ये स्टेटमेंट आपके तीनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल से लिया गया है। अभी अपने चर्चा किया है कि ये अधिकार बिल जो आपका है बिल ऑफ राइट, ये बिल ऑफ राइट क्या है? ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और जो संयुक्त नीति के निदेशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिया गया है, ये याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है नीति के निदेशक तत्व। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को भाग 3 व 4 के एक दूसरे के पूरक के रूप में सुनिश्चित करता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी जहां इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी की बात करता है, वहीं पे फंडामेंटल राइट जो आपकी बात करता है वो आपका पॉलिटिकल वे में बात करता है, पॉलिटिकल आपको राइट प्रोवाइड करता है। ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है तो दूसरा स्टेटमेंट जो है केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्याय तंत्र, देश के कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता। ये आप बिल्कुल अब तक के डिस्कशन से आपको ये पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा असर्शन और रीजन का सवाल है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। आप ये चीज देखेंगे तो अंडर आर्टिकल 15 और 16 में देखेंगे। अंडर आर्टिकल 16 में क्या बोला जाता है कि एक होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब हम सभी लोग लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर हैं। लेकिन इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि महिला है कोई, ठीक है, या फिर कोई SC ST है, वो समाज की मुख्य धारा से पीछे हैं, तो उनके लिए इक्वल प्रोसीजर अपनाया जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अगर एक महिला को ये कोई राइट मिल रहा है तो वो सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए ये अच्छी महिला दिखने में लग रही है इसको राइट दिया जाना चाहिए, ये महिला दिखने में अच्छी नहीं लग रही है तो इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इक्वल प्रोसीजर ऑफ लॉ का मतलब यही होता है कि अगर एक वर्ग को आपने उठाया तो उस वर्ग के सभी लोगों को आप इक्वली ट्रीट करोगे। सिंपल से लैंग्वेज में यही बात को आपको समझना है। तो इक्वल ये बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में, या आप अंडर आर्टिकल 16 भी आप देखेंगे कि OBC, EWS इन लोगों को, महिलाओं को, SC STs को आरक्षण का जो मामला है वो आपको दिखाई देगा। तो उसी को इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा है, समान लोगों में विधि समान होती है और समान रूप से प्रशासित की जाती है। इसको अभी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये, और आपसे ये भी बोला था कि जब तक किसी स्टेटमेंट में डाउट ना हो तब तक दोनों स्टेटमेंट सही मान के चलिएगा। और एक्सप्लेन करा रहा है तो आपका आंसर जो होगा इसमें D विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट के रूप में इसे देखा गया है। दोस्तों, एक चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला आता है, आई थिंक
1995 के आसपास है, 1995 या 96 है, इसे आप रीचेक कर लीजिएगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से है, 95 या 96 में है। चमेली सिंह का मामला आता है, उसमें यही बात बोला जाता है कि जो आश्रय का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21 जीवन और जीने की स्वतंत्रता जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सतवंत सिंह वाद विदेश यात्रा का अधिकार देता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था मेनका गांधी वाद, वो आपका आया था 1978 में। 1978 में मेनका गांधी वाद को बहुत सारे बच्चे प्रचलित होंगे कि उसमें विदेश यात्रा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना गया था। उससे पहले सतवंत सिंह का मामला जो था वो आया था, और ये मामला आया था 1967 के आसपास आया था। तो सतवंत सिंह मामले में भी ये स्टेटमेंट आया था। तो आपका जो दोनों स्टेटमेंट है और सही पूछा है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मृत्युदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अनुच्छेद 21 के तहत एक उल्लंघनकारी है। ठीक है, यह अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघनकारी नहीं है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि थोड़ा सा ये टेक्निकल स्टेटमेंट रहेगा, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि अगर मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो ये कोर्ट के प्रोसीजर से दिया जा रहा है, यानी उस व्यक्ति ने कोई हीनियस क्राइम किया होगा, कोई क्राइम किया होगा, तभी उसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। और केवल इस आधार पे वो व्यक्ति इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 21 कि ये मेरा जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, क्योंकि भाई तुम समाज में उस तरह के कृत्य नहीं किए हो कि तुम्हें जीने का अधिकार है। तो ये स्टेटमेंट इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 21, पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा। जिस किसी को दंड दिया जा रहा है, मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो ये नहीं है कि वो इस आधार पर उसे चैलेंज कर सके। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति में थे। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि 7 सदस्य थी। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। के.एम. मुंशी उसके सदस्य थे, और बाकी लोग कृष्णाचारी वगैरह, अयंगर, ये लोग थे, डी.पी. खेतान थे, ठीक है, आर माधवन थे। इन लोगों का नाम आप देखे होंगे। तो 7 लोग थे। एक की मृत्यु हो गई थी, डी.पी. खेतान की, कृष्णाचारी उनके स्थान पे आए थे, और एक जो है रिजाइन कर दिए थे, बी.एल. मित्रा, उनके स्थान पे दूसरे आए थे। तो ये आप याद रखिएगा कि के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप समिति वाले एक मेंबर थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया है। तो जब आप देखेंगे कि लास्ट में जब